आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओम सोनी आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। हम इस क्लास में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तथा फूड प्रोसेसिंग में की जाने वाली कॉमन प्रैक्टिसेस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो पहले हम जानेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। तुड़ाई के पश्चात कंज्यूमर तक जो भी कार्य व क्रियाएं की जाती है, वे सभी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। जैसे कि फसलों की हैंडलिंग है, स्टोरिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है, मार्केटिंग है, प्रोसेसिंग, ये सभी चीजें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। वाई वी नीडेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। हमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं कि विश्व में फल और सब्जियों के में हम दूसरे स्थान पर आते हैं। प्रथम स्थान पर चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। इसके बाद भी प्रोसेसिंग में हम बहुत नीचे हैं। केवल 4% फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की हम प्रोसेसिंग करते हैं। बाकी 96% जो है वो हम डायरेक्ट कंज्यूम करने में उपयोग में लाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि फ्रूट्स जो है 20 से 30% हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में चला जाता है। वेजिटेबल्स भी 30 से 40% खराब हो जाती है। यदि हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे तो ये लॉसेस हमें नहीं होंगे। जैसे हम जानते हैं कि केवल हम 4% ही प्रोसेसिंग में उपयोग कर रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल का, जबकि जो दूसरी कंट्रीज है जैसे फिलीपींस है, ब्राजील है, मलेशिया है, ये सभी 50% से अधिक फल व सब्जियों का प्रोसेसिंग कर रहे हैं। यदि हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं तो जो उसमें लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सेल्फ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम इसकी क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं कि किसान एक अच्छे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को क्यों अपना नहीं पा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि कृषकों को एक अच्छे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर ज्ञान अभी नहीं है। वह नई तकनीकों को आसानी से नहीं अपना रहे हैं और उनकी परंपरागत विधियों पर ही कार्यरत है। आज हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में लघु व सीमांत कृषक हैं, जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। अगली बात करें तो हमारे यहाँ मार्केटिंग चेन बहुत बड़ी है। फार्मर से कोई भी कमोडिटी पहले ब्रोकर के पास, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचती है, जिससे कि एक प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करने में समस्या उत्पन्न होती है। अगली बात करें, हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या बहुत कम है। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जो ट्रीटमेंट्स, जो प्रैक्टिसेस अपनाई जाती है उनके बारे में। तो इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। जैसे कि पहले हम वॉशिंग करेंगे, फिर प्री कूलिंग या क्योरिंग, डीग्रीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वैक्सिंग। इसके अलावा हॉट वाटर ट्रीटमेंट, रेडिएशन ट्रीटमेंट, वेपर हीट ट्रीटमेंट, फ्यूमिगेशन और मार्केट स्टोरेज। साथियों, इस स्लाइड में हम बात करते हैं वॉशिंग की। इसमें हम क्लीन वाटर को क्लोरीन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अल्ट्रावायलेट रेसेस से ट्रीट करके उस पानी से फ्रूट या वेजिटेबल को वॉश करते हैं, जिससे उनमें लगी मिट्टी व पैथोजन नष्ट हो जाते हैं। साथियों, वॉशिंग करने के बाद हम करते हैं प्री कूलिंग, जिसमें हम फल व सब्जियों की फील्ड हीट को रिमूव करते हैं, जिससे उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी व रेस्पिरेशन स्लो हो जाती है। प्री कूलिंग करने से फल व सब्जियों का वेट भी कंजर्व रहता है। अब हम बात करते हैं क्योरिंग की। क्योरिंग सिर्फ बल्ब क्रॉप, रूट क्रॉप और ट्यूबर क्रॉप में की जाती है। इसमें क्रॉप को 2 से 5 दिन के लिए कटाई करने के उपरांत फील्ड पर ही छोड़ दिया जाता है, जिससे इनकी आउटर लेयर थोड़ी कठोर हो जाती है, जिससे पैथोजन आसानी से ग्रो नहीं कर पाते। साथ ही इनकी हैंडलिंग भी आसानी से की जा सकती है और इन्हें लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। कुछ क्रॉप में हम आर्टिफिशियल क्योरिंग भी करते हैं, जैसे पोटैटो है, ऑनियन है, गार्लिक है। यदि पोटैटो में आर्टिफिशियल क्योरिंग करनी है तो पोटैटो को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ 5 से 10 दिन के लिए रखते हैं। ऑनियन व गार्लिक को 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर 60 से 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ आधे से 1 दिन के लिए रखते हैं, तो इनकी आर्टिफिशियल राइपनिंग हो जाती है। बात करते हैं डीग्रीनिंग।
तो ग्रीन से हम ये समझ सकते हैं कि जो ग्रीन कलर है उसको हमें रिमूव करना है। जैसे मैंडरिन है या हमारा मैंगो है, बनाना है, इसमें जो ग्रीन कलर होता है उसको रिमूव करना, है ना? जो उसका नेचुरल कलर है, पका हुआ कलर है, उसको हमको लेके आना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 10 से 20 पीपीएम एथिलीन का, जिससे वह अपने नेचुरल पके हुए कलर में आ जाते हैं। इसके बाद करते हैं हम सॉर्टिंग। तो दोस्तों, सॉर्टिंग के अंतर्गत हम अनचाहे फलों को अलग करते हैं। जैसे किसी में रोग लगा हो, कीट लगा हो, इस प्रकार के या कटे-फटे फल हो, तो उनको हम अलग कर देते हैं, जिससे हमको एक अच्छा मार्केट प्राइस मिल सके। फिर दोस्तों बात करते हैं ग्रेडिंग की। ग्रेडिंग के अंतर्गत फलों व सब्जियों को उनके साइज, शेप, कलर और टेक्सचर के आधार पर अलग-अलग कर लेते हैं, जिससे कि मार्केटिंग भी एक अच्छी तरीके से हो पाए और प्रोसेसिंग भी हम जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार कर सकें। अब बात करते हैं वैक्सिंग की। तो वैक्सीन में दोस्तों हम क्या करते हैं, फलों की ऊपरी सतह पर नेचुरल या पेट्रोलियम वैक्स के द्वारा एक पतली परत चढ़ा देते हैं, जिससे फलों में जो वाटर लॉस होता है वो कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट भी कम हो जाएगा और सेल्फ डिग्रेडेशन जो होता है वो भी कम हो डिले हो जाएगा। साथ ही फल थोड़े से एट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, जिससे कि उनका थोड़ा-सा मार्केट प्राइस भी हमें सही मिलता है और जो वैक्स हम ले रहे हैं उसका टीएसएस होना चाहिए 12 ब्रिक्स। साथ ही हम कौन-कौन सी वैक्सेस यूज़ कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, तो जैसे कैनुआ, बी वैक्स, सेलेक्स, रेज़िन और पेट्रोलियम बेस्ड वैक्सेस जो है वो आर्टिफ़िशियल रूप से हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए दो साथियों, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की, जिसमें पहला है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य फंगल व छोटे इंसेक्ट को नष्ट करना है। इसमें फ्रूट्स को 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में 30 मिनट तक रखा जाता है, जिससे कि फंगस और छोटे इंसेक्ट है जो नष्ट हो सके। हॉट वाटर ट्रीटमेंट से हमें यूनिफॉर्म राइपनिंग में भी मदद मिलती है। सारे फल जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से पकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं रेडिएशन ट्रीटमेंट की। मेनली इसका उपयोग स्प्राउटिंग को रोकने व पैथोजन को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम अल्फ़ा, बीटा या गामा रेज़ का उपयोग करते हैं। इसका एक कॉमन डोज़ जो होता है वो होता है 0.06 से लेके 0.1 किलो ग्रे। लेकिन कुछ क्रॉप में यह वेरी करता है। जैसे हम बात करें ओनियन के ट्रीटमेंट के लिए हम 0.03 से 0.09 किलो ग्रे रेडिएशन को यूज़ करते हैं। गार्लिक के लिए हम 0.03 से 0.15 किलो ग्रे रेडिएशन का प्रयोग करते हैं। पोटैटो के लिए 0.05 से 0.15 किलो ग्रे रेडिएशन का उपयोग करते हैं। मैंगो के लिए 0.25 से लेके 0.75 किलो ग्रे का उपयोग करते हैं। इस रेडिएशन ट्रीटमेंट से फ्रूट फ्लाई व स्टोन विविल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, अगली मेथड है वेपर हीट ट्रीटमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड में क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उनको 43 डिग्री सेल्सियस पर वेपोराइज़ किया जाता है, एक रूम में रखकर। जो टाइट रूम होता है, एयर टाइट रूम होता है ना? उसमें हम इंजेक्शन के माध्यम से 43 डिग्री सेल्सियस पर वेपर्स को, भाप को इंड्यूस कराते हैं। लगभग 8 घंटे तक हम वेपर को इंड्यूस कराते हैं। उसके बाद इंड्यूस कराना बंद कर देते हैं और 6 घंटे तक, अगले 6 घंटे तक उसको इसी कंडीशन में हम रखते हैं। यह मेनली मैंगो में, बेर में, पपाया, सिट्रस में अपनाया जाता है। इसका भी मेन काम फ्रूट फ्लाइज़ एंड फ्रूट विविल को रोकना है। जैसे हम मैंगो को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें वेपर हीट ट्रीटमेंट करना कंपल्सरी होता है। अगली बात करते हैं फ्यूमिगेशन में। फ्यूमिगेशन के अंतर्गत एक टाइट पैक्ड रूम के अंदर हम फलों को रखकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इंजेक्ट कराते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 1.2% होती है और इसे हम 10 मिनट तक इंजेक्ट कराते हैं। इसका कॉमनली यूज़ लीची में किया जाता है, ग्रे मोल्ड को
कंट्रोल करने के लिए और उसके कलर को इम्प्रूव कराने के लिए। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं स्टोरेज की। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, इसकी खोज एसके रॉय व खुर्दिया सर ने IARI न्यू दिल्ली में किया था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस स्टोरेज मेथड में किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। इसमें चारों तरफ से दो दीवारें उठाई जाती है, जिनके मध्य की दूरी 7.5 सेंटीमीटर होती है तथा इनके मध्य में रेत भर दी जाती है और साइड में एक टंकी लगाई जाती है थोड़ी ऊंचाई पर और उसे ड्रिप से कनेक्ट करके इसमें पानी दिया जाता है। इसकी मदद से हम वेजिटेबल व फ्रूट्स को कुछ समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसका तापमान बाहर की तुलना से 15 से 17 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज की। इसके अंतर्गत हम टेम्परेचर व रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नीड्स। तो कुछ कॉमन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं। जैसे यदि हम बनाना को स्टोर करना चाहें तो हम इसे 4 वीक तक स्टोर कर सकते हैं, यदि हम इसे 13 डिग्री सेल्सियस पर रखें और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 to 95% है। दूसरी बात करते हैं मैंगो की। मैंगो को स्टोर करने के लिए हम 12 से 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, 85 से 90% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखते हैं और जिसे हम 2 से 4 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। अब बात करें पपाया की। तो पपाया को स्टोर करने के लिए दोस्तों हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 9 to 10 डिग्री सेल्सियस का। 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ हम पपाया को 1 to 3 वीक्स तक स्टोर कर सकते हैं। यदि हम पोटैटो को स्टोर करना चाहें 3 से 4 साढ़े 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 80 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ 34 वीक्स तक 34 वीक्स तक हम पोटैटो को स्टोर कर सकते हैं। यदि हम टोमेटो को स्टोर करना चाहें, यदि टोमेटो राइप है तो हम टेम्परेचर रखते हैं 7.2 डिग्री सेल्सियस 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ 1 वीक तक हम रख सकते हैं। यदि अनराइप टोमेटो है तो इसके लिए 8.9 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस पर 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ 4 से 5 वीक तक हम स्टोर कर सकते हैं। अगली बात करते हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज की, जिसे CA और MA स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, गैस और टेम्परेचर तीनों चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज में हम टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते थे, इसमें हम टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में गैस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन की। जैसे हमें लंबे समय तक यदि स्टोर करना है तो हम ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अगली बात करते हैं हम सेलार स्टोरेज की। यह एक अंडरग्राउंड रूम होता है जो टेम्परेट रीजन में उपयोग में लाया जाता है। इसका तापमान 10 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह मेनली टेम्परेट रीजन में यूज में आता है। दोस्तों, अगली बात करते हैं हम रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज की। जैसे कि हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, वैसे ही इसमें हम 2 से 7 दिनों तक फल व सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर का तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अब बात करते हैं फ्रीजिंग स्टोरेज की। तो फ्रीजिंग स्टोरेज के अंदर का तापमान 18 से -18 से लेके -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका हम मेनली यूज़ जो करते हैं हम, जो मटर होती है उसको फ्रोज़न करने के लिए। जो फ्रोज़न मटर्स वग़ैरह आती है वो फ्रीजिंग स्टोरेज में ही स्टोर की जाती है। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन की। तो फूड को ख़राब होने से बचाना ही प्रिजर्वेशन कहलाता है। और दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं हम कि फूड में जो भी फिज़िकल, केमिकल और माइक्रोबियल चेंजेस होते हैं उनको हमें रोकना है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन-कौन से चेंजेस होते हैं। फिज़िकल चेंजेस के माध्यम में देखें तो हम फूड का फ्लेवर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। केमिकल चेंजेस में देखते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरी बात माइक्रोबियल चेंजेस, सबसे बड़ा चेंजेस इसी में आता है कि जो मोल्ड्स, यीस्ट, बैक्टीरिया है, इनका डेवलपमेंट तेज़ी से होना
होने लगता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें रोकना है और इनको रोकना ही प्रिजर्वेशन कहलाता है। साथियों, इस स्लाइड में हम समझेंगे कि प्रिजर्वेशन की क्या-क्या इम्पोर्टेंस होती है। पहला इम्पोर्टेंस तो यह है कि फूड को प्रिजर्व करने से फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंस यह है कि फूड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जैसे मार्केट में किसी फूड मटेरियल की कमी हो तो प्रिजर्व फूड का उपयोग कर हम फूड सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंस यह है कि प्रिजर्वेशन से साल भर फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रिजर्व फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं। जैसे कि मैंगो का जूस हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं, उसका उपयोग हम साल भर कर सकते हैं। प्रिजर्व फूड रेडी टू ईट होते हैं। ये मार्केट प्राइस को स्टेबलाइज करते हैं तथा सप्लाई व डिमांड को बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन की। तो इसमें पहला है प्रिवेंशन और डिले द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। तो प्रिजर्वेशन का पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है उसको डिले या किया जाए या उसे रोका जाए। तो पहली मेथड है एसेप्सिस, फिर फिल्ट्रेशन, एनारोबिक कंडीशन, कैनिंग, इरेडिएशन। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एसेप्सिस क्या होता है कि फूड प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम एंट्री ना होने दें। तो सूक्ष्म जीव है उनका हम प्रकोप होने ही ना दें। इतनी साफ सफाई से रखें, इतनी क्लीनिनेस से रखें, सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि उसमें इन्फेक्शन जो है वो हो ही ना, जिसे हम एसेप्सिस कहते हैं। फिल्ट्रेशन के अंतर्गत दोस्तों बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स आते हैं, उसके माध्यम से हम फ्रूट जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बियर है, वाइन है, इनको यदि हम पास आउट करवाते हैं तो ये बैक्टीरिया वगैरह को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तीसरा है दोस्तों एनारोबिक कंडीशन। जो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि वहाँ पे हम एनारोबिक कंडीशन उत्पन्न कर दें, मतलब वायु रहित कंडीशन उपलब्ध कर दें, तो वो जीवित नहीं रह पाते। तो एक मेथड ये भी है। तो अगली मेथड है दोस्तों कैनिंग। कैनिंग के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर फूड मटेरियल को स्टरलाइज कराते हैं, जिससे उसमें उत्पन्न जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही एंजाइमिक एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। एंजाइमिक एक्टिविटी के बंद होने से इनका CSL डिग्रेडेशन के जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। तीसरा है इराडिएशन। जैसे हमने अभी बात की थी कि अल्फा बीटा गामा रेस के माध्यम से हम यदि फूड मटेरियल को स्टरलाइज कराते हैं तो उनमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और एंजाइमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिवेंशन और डिले द सेल्फ डिग्रेडेशन। मतलब कि सेल्फ डिग्रेडेशन को रोकना या स्लो करना। तो इसके अंतर्गत दो मेन चीज़ें देखेंगे हम, ब्लांचिंग और एंटीऑक्सीडेंट। तो ब्लांचिंग क्या होती है? ब्लांचिंग के अंतर्गत हम खाद्य पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे कि उसकी एंजाइमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। यदि वो स्लो हो जाती है तो फूड मटेरियल धीरे धीरे डिग्रेड होता है। दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये ऑक्सीकरण को रोकते हैं, जिससे कि सेल्फ डिग्रेडेशन स्लो हो जाता है। अगला प्रिंसिपल है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट, एनिमल्स एंड मैकेनिकल कॉजेस। जैसे जो हमारा फूड मटेरियल है उसको इंसेक्ट से बचाना है, एनिमल से बचाना, और जो मैकेनिकल कॉजेस होते हैं हार्वेस्टिंग के समय या केयरिंग के समय, उसको कंट्रोल करना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। बेसिकली दो टाइप के मेथड्स हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरी बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, जबकि बैक्टीरियोसाइडल में हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो पहली मेथड है बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर ड्राइंग ऑफ फूड्स। इसमें हम फूड के मॉइस्चर को कम कर देते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते। फ्रूट्स में हम 10 से 20% का मॉइस्चर रहने देते हैं और वेजिटेबल में 6 से 8% का मॉइस्चर रहता है। अगली मेथड है बाइंडिंग द मॉइस्चर। इसमें मॉइस्चर को साल्ट या शुगर के द्वारा बाइंड कर लिया जाता है, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, जबकि मॉइस्चर बाइंड होने के कारण माइक्रोऑर्गेनिज्म को नहीं मिल पाता है और उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है।
इसमें यदि हम शुगर से बाइंडिंग कर रहे हैं तो 65% शुगर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि साल्ट से यदि कर रहे हैं तो 15 से 20% साल्ट का उपयोग हम करते हैं। अगली मेथड है प्रिजर्वेटिव केमिकल्स का उपयोग करना, जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या सोडियम बेंजोएट। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्लो डाउन कर देती है। इसका उपयोग कलरलेस प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। ये कलर पिगमेंट्स के साथ क्रिया कर लेता है और प्रोडक्ट कलरलेस हो जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट की 350 ppm मात्रा हम उपयोग में लेते हैं। दूसरा है सोडियम बेंजोएट। यह जूस के फर्मेंटेशन को डिले करता है। यह कलर पिगमेंट के साथ क्रिया नहीं करता है। यह मुख्यतः ईस्ट को ग्रो नहीं करने देता है। इसकी 750 ppm मात्रा हम उपयोग में लाते हैं। जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, ये मोल्ड और बैक्टीरिया को की ग्रोथ को स्लो डाउन करता है बेसिकली, और जो सोडियम बेंजोएट है वो बेसिकली ईस्ट के ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। अगली मेथड है फूड एडिटिव का उपयोग करना, जैसे शुगर, साल्ट, एसिड, स्पाइसेस। ये कुछ समय तक फूड को प्रिजर्व करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही लो टेम्परेचर का भी हम उपयोग कर सकते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था। सेलार, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजिंग, स्टोरेज, इनका उपयोग करके भी हम कुछ समय तक फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है बैक्टीरियोसाइडल मेथड। इसके अंतर्गत हम फूड मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में मदद करता है। साथ ही इससे एंजाइम एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। इसमें पहली मेथड है पास्चुराइजेशन। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर फूड मटेरियल को गर्म किया जाता है, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है तथा कुछ हद तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाते हैं। इससे कुछ समय के लिए हम फूड मटेरियल को प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा है बॉइलिंग और कुकिंग। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर फूड मटेरियल को गर्म करते हैं, जिससे कि एंजाइमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, और कुछ हद तक इसमें भी जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है स्टरलाइजेशन या कैनिंग। इसमें हम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर फूड मटेरियल को गर्म किया जाता है। इस मेथड से माइक्रोऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली नष्ट हो जाते हैं। जो एंजाइमिक एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही जैसे एसिडिक नेचर के फूड मटेरियल है, तो हम 100 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें गर्म करते हैं, लेकिन नॉन एसिडिक फूड है तो उसको हम 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ प्रिजर्वेटिव फूड प्रोडक्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं जैम की, कि जैम को कैसे बनाया जाता है। तो इसे हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स हमारी पहली प्रोसेस है। इसके लिए हम एप्पल, पाइनएप्पल, कैरेट, स्ट्रॉबेरी, पीयर, पीच आदि को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो बेस्ट जैम होता है वो एप्पल से बनता है। इसमें दूसरी प्रोसेस है दोस्तों वॉशिंग। तो जो हमने फ्रूट चयन किया है उसको हम वॉश करते हैं। इसके लिए हम अपने पानी को क्लोरीन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या यूवी रेसेस से ट्रीट कर लेते हैं, और उस ट्रीटेड पानी से फलों को साफ कर लेते हैं, जिससे उन पर लगी हुई मिट्टी व पैथोजन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तीसरी प्रोसेस है ब्लांचिंग की। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं ब्लांचिंग की। ब्लांचिंग जो होती है वो कलर इम्प्रूवमेंट और एंजाइमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए होती है। ब्लांचिंग जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर की जाती है। हम फ्रूट्स को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। एक पॉलीफिनॉल ऑक्साइड नाम का एंजाइम होता है दोस्तों, जो जो कि फलों को ब्राउन करने का काम करता है। जैसे हम फलों को काट कर रख लेते हैं तो उसको ब्राउन, जैसे एप्पल में हम देखते हैं कि एप्पल ब्राउन हो जाती है, तो उसका मुख्य कारण पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। तो जैसे हम ब्लांचिंग कर लेते हैं तो ये एंजाइम साथ में अन्य एंजाइम भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अगली प्रोसेस है दोस्तों कुकिंग की। तो कुकिंग के अंदर हम पल्प व शुगर को वाटर के साथ गर्म करते हैं, जिसमें फ्रूट पल्प की मात्रा 45%, शुगर की मात्रा 68% तथा मॉइस्चर की मात्रा 33 टू 38% होती है। दोस्तों जो हम शुगर डालते हैं इसमें इन्वर्ट शुगर की मात्रा 30 से 50% होती है। इन्वर्ट शुगर जो होती है वो मोनोसेक्राइड में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है और आसानी से घुल जाती है, इसके क्रिस्टल नहीं बनते हैं।
साथ ही दोस्तों एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चीनी जो है वो हमको एक साथ पूरी नहीं डालनी है। यदि हम चीनी एक साथ पूरी डाल देते हैं तो वह तली में जमकर जल जाती है, जिससे हमारे जैम का स्वाद बिगड़ जाता है। तो चीनी को थोड़ा-थोड़ा करके डालना चाहिए। इसके पश्चात हम सिट्रिक एसिड को डालते हैं, जिसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम प्रति केजी जैम होती है। जो एसिडिटी की मात्रा है 0.5 से 0.6% हमें रखनी चाहिए। इसके बाद हम करते हैं जजमेंट ऑफ एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु की जांच। इसके लिए हम टीएसएस चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हम रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। यदि रेटिंग 68 डिग्री विक्स आती है तो समझ लें कि हमारा जैम जो है वो पककर रेडी हो चुका है। दूसरा हम वेट टेस्ट कर सकते हैं। जितनी हमने शुगर डाली है और जैम उसका 1.5 गुना हो चुका है उसका वजन, तो हम समझते हैं कि जैम मैच्योर हो चुका है। तीसरा हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। यदि जैम का तापमान 105 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो समझ लें कि जैम पक चुका है। तो अब हम बात करते हैं ड्रॉप टेस्ट की। हम बीकर में पानी लेकर ऊपर से जैम को गिराते हैं। यदि जैम जम जाता है तो समझ लीजिए जैम पक चुका है, या जैम नहीं जमता है और घुल जाता है तो समझ लीजिए जैम को और पकाने की हमें आवश्यकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जैम में कौन-कौन सी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यदि इनवर्ट शुगर की मात्रा कम हो और जैम को ओवर कुक कर दिया गया हो, तो हमें क्रिस्टलाइजेशन की समस्या देखने को मिलती है। इसमें शुगर जो है उसके दाने हमारे मुँह पे आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है स्टिकी या गमी जैम, जैम का चिपचिपा हो जाना। इसके कारण इसका मुख्य कारण होता है कि हमने जैम को हाई टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया है। हम स्टोरेज की बात करें तो जैम को जो होता है ड्राई व कूल प्लेस पे हमें रखना चाहिए। अगला है प्रीमेच्योर सेटिंग। जैम यदि 105 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने से पहले ही जम जाता है तो समझ लीजिए कि प्रीमेच्योर सेटिंग हो चुकी है। इसका मुख्य कारण जो है वो है शुगर की मात्रा का कम होना। अगला है ब्लैकिंग ऑफ जैम, जैम का काला पड़ जाना। जैम बनाते समय यदि हम लोहे के बर्तन का यूज करते हैं तो जैम जो होता है वो काला पड़ जाता है। इस चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव फूड जेली की। जेली फ्रूट्स के जूस से बनाई जाती है। इसके लिए फ्रूट्स में पेक्टिन होना आवश्यक है। जेली के अंदर पेक्टिन की मात्रा 0.5 से 1% तक होना जरूरी होता है। जेली के अंदर एसिडिटी की मात्रा 0.75 से 1% होनी चाहिए। साथ ही शुगर की मात्रा 65% तक होना आवश्यक है। इसमें भी मॉइस्चर की मात्रा जैम के समान 33 टू 38% तक होना चाहिए, तथा जेली में इनवर्स शुगर की मात्रा जैम की ही तरह 30 टू 50% तक होना आवश्यक है। जेली का जो पीएच होता है वो 3.2 तक होता है। हम बात करते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से जेली को समझते हैं। सबसे पहली प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। सबसे अच्छी जेली एसिडिक फ्रूट जिनमें पेक्टिन की मात्रा अच्छी हो की बनती है, जैसे गुआवा, सोर एप्पल, बनाना, जामुन, लोकाट। साथियों, अनराइप फ्रूट में पेक्टिन जो है वो पैक्टिक एसिड के फॉर्म में रहता है। सेमी राइप फ्रूट में हमें पेक्टिन प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। ये छिलके के नीचे पाया जाता है कैल्शियम पेक्टेट के रूप में। साथ ही राइप फ्रूट्स में पेक्टिन जो है वो प्रोटोपेक्टिन के रूप में पाया जाता है, और हमें जो है जेली बनाने के लिए पेक्टिन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सेमी राइप फ्रूट्स का चयन करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली प्रोसेस है वॉशिंग। वॉशिंग व ब्लांचिंग जो है हमने जैम में पढ़ चुके हैं, तो उसको हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। अगली बात करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, जूस को बाहर निकालना। तो जूस को बाहर निकालने के लिए हम बास्केट प्रेस मशीन का उपयोग करते हैं। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि झाग और जो डस्ट वगैरह है उसको हम अलग कर लें। यदि हम अलग नहीं करते हैं तो आगे जाके हमको क्लाउडी जेली मिलने की संभावना रहती है। इसके बाद हम करते हैं पेक्टिन एनालिसिस। पेक्टिन की मात्रा का पता लगाने के लिए हम दो मेथड्स का उपयोग करते हैं, एक जेल मीटर, दूसरा एल्कोहल टेस्ट। दोस्तों, पेक्टिन के हिसाब से ही जेली में शुगर की मात्रा डाली जाती है। जितना पेक्टिन होगा उतनी अधिक हम शुगर डाल सकते हैं। यदि पेक्टिन की मात्रा कम है तो हमको शुगर की मात्रा भी कम रखनी होती है। सबसे पहला टेस्ट हम कर सकते हैं
जेल मीटर के द्वारा, तो जेल मीटर की रीडिंग यदि 1.25 आती है तो जूस में पेक्टिन की मात्रा बहुत अच्छी है। यदि रीडिंग 1 आती है तो जूस में पेक्टिन की मात्रा जो है वो सामान्य रूप से है। दोस्तों, जूस में रीडिंग जो है वो 0.75 आती है तो इसे हम बिलो एवरेज मानते हैं और इसमें सिंथेटिक पेक्टिन को मिलाकर जेली बना सकते हैं। यदि रीडिंग 0.50 या उससे कम आती है तो इस जूस से जेली बनाना संभव नहीं होता है। दूसरी मेथड है अल्कोहल टेस्ट। इसमें हम अल्कोहल को कांच के गिलास या जार में रख लेते हैं, ऊपर से जूस को गिराते हैं। यदि जूस का एक क्लॉट, एक थक्का बनता है तो हम मानते हैं कि पेक्टिन की मात्रा अच्छी है। यदि उसके 2, 3, 4, 5 टुकड़े हो जाते हैं तो हम मानते हैं कि इसमें पेक्टिन की मात्रा अच्छी नहीं है। अगला है कुकिंग। हम जूस और शुगर को मिलाकर पकाते हैं जिसमें जूस की मात्रा 45% और शुगर की मात्रा 65% होती है। इसके बाद हम सिट्रिक एसिड को मिलाते हैं। जब जेली का तापमान 103 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तभी सिट्रिक एसिड को मिलाना चाहिए, जिसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम प्रति केजी जेली के हिसाब से होती है। इसके बाद हम करते हैं जजमेंट ऑफ एंड पॉइंट। इसके लिए हम टेम्परेचर टेस्ट कर सकते हैं। यदि जेली का टेम्परेचर 105.5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है तो समझ लें कि जेली पक चुकी है। साथ ही दूसरा टेस्ट हम टीएसएच टेस्ट कर सकते हैं रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा से। यदि टीएसएच 65 डिग्री ब्रिक्स आता है तो समझ लें कि जेली पक चुकी है। तीसरा हम वेट टेस्ट कर सकते हैं। यदि जेली का वजन मिलाई गई शुगर से 1.5 गुना हो जाता है तो समझ लें कि जेली मैच्योर हो चुकी है। चौथा इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीड टेस्ट। हम चम्मच से जेली को सीड के ऊपर गिराकर देखते हैं। यदि जेली एक धार से गिरती है तो समझ लें कि जेली जो है वो पक चुकी है। यदि वह बूंद-बूंद में गिरती है तो समझ लें जेली को और पकाने की आवश्यकता होती है। अगला टेस्ट है पीएच टेस्ट। यदि जेली का पीएच 3.2 आता है तो समझ लें कि जेली पक चुकी है। इसके बाद हम उसकी पैकिंग जो है जार में भरकर कूल एंड ड्राई प्लेस में कर लेते हैं। जेली जो होती है दोस्तों सेमी सॉलिड व सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। अब इसमें आने वाली प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को हम समझते हैं। सबसे पहला है फेल्ड टू सेट, मतलब जेली का ना जमना। इसका कारण है पेक्टिन की कमी व शुगर की अधिक मात्रा का होना। अगली प्रॉब्लम आती है दोस्तों क्लाउडी जेली की। क्लाउडी जेली जो होता है वो जूस में स्कम या झाग के होने की वजह से होता है। यदि हम इसको प्रॉपर्ली हटा नहीं पाते तो जो जेली होती है वो धुंधली बनती है। अगली प्रॉब्लम है क्रिस्टल फॉर्मेशन। यदि इनवर्स शुगर की मात्रा कम हो और चीनी की मात्रा हम अधिक डाल दें तो क्रिस्टलाइजेशन की समस्या हमको देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों वीपिंग ऑफ जेली, जेली का रोना। जिस बर्तन में जेली रखी हुई है उसके साइड से जेली पानी छोड़ते रहती है। इसका कारण है एसिड की मात्रा का कम होना या टीएसएस का अधिक होना भी इसका कारण हो सकता है। इस तरह दोस्तों हमने जैम और जेली को बनाने की विधियों को देखा और समझा कि इसे जैम और जेली को कैसे बनाया जा सकता है और किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। इसी के साथ यह क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।